नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप सभी की जो सबसे बड़ी डिमांड थी एसएसटी के मुख्य टॉपिक्स वे मैं लेकर आ चुका हूं। मैं साथ में यहाँ पर साझा कर दूंगा, आप यहाँ पे देखते रहे, मैं समझाता रहूंगा। और इसमें से सबसे पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको कि साथियों, एक तो क्या है, ये पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप फिर बाद में कमेंट में कुछ पूछेंगे, उन सभी के जवाब मैंने पहले से इसमें देने की कोशिश की है। और इन टॉपिक्स में आप सिलेबस देखेंगे तो जिन टॉपिक्स के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यानी कि जो मैंने इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं, वे ऑब्वियसली जो है उन पर कम वेटेज रहता है, नंबर का एग्जामिनर की दृष्टि उन पर थोड़ी सी कम रहती है। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं साथियों, ये मेरा अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जो पिछली परीक्षाओं के और विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूं। पिछले जो पेपर्स देखे हैं और सारे सारे एग्जाम के पेपर्स देखे हैं, तो उस हिसाब से विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ। कोई इसमें ये नहीं माने मन के अंदर कि सर ने जो बता दिया वही फाइनल है, एकदम ऐसा भी नहीं है साथियों। अनुभव के आधार पर एक मदद के लिए है कि ज्यादा मार्किंग यहाँ से होती है, स्कोरिंग होती है, तो इन पर ज्यादा वेटेज दें। वैसे तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर एग्जामिनर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनको हमें अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी होता है। और प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी वह भी चीज मैं बताऊंगा। अंदर आपको किस टॉपिक में से क्या चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी बहुत जरूरी है वह भी बताऊंगा इसके अंदर। तो अब ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए हाँ एक चीज बता दूं, क्योंकि एक एक टॉपिक को मैंने बताने की कोशिश की है, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस वजह से मैं दो पार्ट में इसको अपलोड करूंगा। आज पहला पार्ट आपको मिल रहा है और कल दूसरा पार्ट इसका दे दूंगा। ज्यादा डिले नहीं करूंगा, कल ही इसका दूसरा पार्ट मैं आपको दे दूंगा। तो अब शुरू करते हैं साथियों। एसएसटी में यदि आप पहली यूनिट उठाकर देखते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैं साझा कर देता हूं यहाँ पर आपके साथ में। यही जो टॉपिक्स है वो मेरे पास है और यही आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसकी पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए दे दूंगा और टेलीग्राम समूह पे भी डाल दूंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इसके अंदर आपको क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत बड़ा है, बड़ा भी बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। तो सिंधु घाटी में साथियों क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यदि दूसरी कुछ नहीं पढ़ते तो इनको तो पढ़ना ही है। वह चीजें, एक तो सभ्यता स्थल याद कर देना। सभ्यता स्थल में आपको पूछ ले धोलावीरा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है और ये कौन सी नदी के किनारे है, इनको याद करना जरूरी है। और ये कहाँ पर है, रीट के लेवल पर मैं लेकर चल रहा हूँ। आपके ज्यादातर प्रश्न यहाँ से बनते हैं और आप देखेंगे एग्जाम हॉल में कि हाँ सर ने बताए थे वे काफी चीजें यहीं से प्रश्न बने। तो सभ्यता स्थल जरूर याद कर लेना और सभ्यता स्थल की जो खोज करता है उन्हें और नदियों को याद करना जरूरी है। अब एक चीज मैंने इसमें लिखी है, उत्पत्ति व पतन। इसका मैं वीडियो बनाकर ट्रिक से बता भी चुका हूं। इनमें से ज्यादातर हिस्ट्री की तो बनाकर ट्रिक से बता चुका हूं। उत्पत्ति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किससे उत्पत्ति हुई और पतन का कारण क्या था, इसमें पूछा जाता है किसके अनुसार, मतानुसार। तो वे चीजें आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि स्तरीय प्रश्न बनता है और इसको यदि आप सही करते हो तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। और मुख्य मुख्य स्थलों से मिलने वाली चीजें, मुख्य मुख्य स्थलों में जैसे बड़े स्थल है ना साथियों, जैसे मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि बाकी तो एक दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे सुरकोटड़ा है, कोट दीजी है, तो घोड़े के अवशेष मिले हैं। और ये इस तरीके से जो मुख्य मुख्य स्थल है उनके अंदर मिलने वाली, जैसे आपको पूछ ले सूती कपड़े के अवशेष, तो मोहनजोदड़ो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे और मोहरों पर जो अंकित चीजें होती है, जैसे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह और ये सारी चीजें। इसके अलावा साथियों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपको बेसिक चीजें जो, वो तो आपको पता ही है कि आकार त्रिभुजाकार है, सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें मिली है। और बड़ी जो चीज है जैसे कि एक तो आपके स्नानागार और एक अन्नागार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट चीजें इसमें से लेकर चलें। बाकी पूरी डिटेल नहीं भी पढ़ते हैं तो इन्हें जरूर कवर करें आप, ठीक है। अब चलते हैं अपन वैदिक सभ्यता की तरफ। तो वैदिक सभ्यता में साथियों एक तो ऋग्वेद के मंडल आप याद कर लेना। मंडल से तात्पर्य है कौन से मंडल के अंदर क्या है। पहले मंडल मंडल के रचयिता याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपके इस लेवल का प्रश्न बहुत कम बनता है और नहीं बनेगा रचयिता का, लेकिन किस मंडल में क्या है, चौथे में कृषि है, नौवें में सोम है, इस तरीके से पूछा जाता है। 10 राज्य युद्ध किसके अंदर किस मंडल में मिलता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मंडल याद कर लेना। एक ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन देवता याद कर लेना, सबसे ज्यादा बार किसका उल्लेख है, कौन से देवता। पुष्ण को जरूर याद करना, किस काल में इन्हें पशुओं का देवता का है, किस काल में शूद्रों का देवता का है, इस चीज पर ऐसे इस तरीके से याद करें।
शब्दावलियां साथियों, शब्दावलियां हर टॉपिक के अंदर बताऊंगा। शब्दावलियां बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शब्दावलियों से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। कैवर्त किसे कहा, कैवर्त किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सन्निधाता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस तरीके से सीधे प्रश्न बनेंगे आपके। तो शब्दावलियां जो है इनको जरूर याद करें, इनको बिल्कुल भी भूलना मत, रट लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से। उत्तर वैदिक काल के अंदर साथियों आपको उपनिषद बहुत अच्छे से याद करने हैं। उपनिषद में जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन से उपनिषद में किसका उल्लेख हुआ है, गायत्री मंत्र का किस मंडल में उल्लेख हुआ है, ये उसके अंदर मंडल के अंदर चला जाएगा। उपनिषद में बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, इस तरीके से प्रश्न बनते, तो उपनिषद जरूर याद करें। 16 संस्कार और विवाह, विवाह से प्रश्न बनते हैं साथियों, विवाह से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चीजें आपको बता रहा हूं। वैदिक सभ्यता में इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चले, ये याद होने चाहिए। अब चलते हैं अपन जैन और बौद्ध संप्रदाय की तरफ। तो महात्मा बुद्ध की और महावीर स्वामी की जीवनी यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता, उनके पत्नी, उनके बच्चे और उनके शिष्य और उनके गुरु, इनको जरूर याद करना है। किस स्थान पर हुआ, कौन सी नदी के किनारे, ज्ञान किस नदी के किनारे मिला, जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीजें, और मृत्यु कहाँ हुई, ये जरूरी याद करनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा संगीतियां याद करनी, खासकर बौद्ध संगीतियां याद करनी जरूरी है। जो 4 है, जैन की 2 है, उन्हें याद करना, उनके अध्यक्ष याद कर लेना, जैन के भी और बौद्ध के भी। बौद्ध संगीत की पूरी ट्रिक्स मैंने बता रखी है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। और इनसे रिलेटेड साहित्य के अंदर जैसे कि इसमें तो आ जाएंगे पिटक, त्रिपिटक बौद्ध के अंदर, और उनमें आगम और ये सारी चीजें आ जाएगी, तो उन्हें उनसे रिलेटेड साहित्य, और साहित्य में फिर क्या आएगा, किसे कहा गया है, एनसाइक्लोपीडिया, ये सारी चीजें, नागार्जुन की कौन सी रचना है, ये चीजें जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, और सुत्त पिटक की रचना किसने की, विनय पिटक की रचना किसने की, इस तरीके से यानी कि साहित्य इसके अंदर आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं साथियों महाजनपद की। यदि आप गाइड लाते तो महाजनपद में बहुत सारी चीजें दे रखी होती है, जैसे मगध दे दिया तो उसके अंदर बहुत सारी दे देंगे, अवंती के अंदर दे दिया तो उसमें भी डिटेल दे देंगे। आपको रीड के लेवल पर आपको जो याद करना है इसमें वह है राजधानियां। 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद की राजधानियां बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, बिल्कुल भी उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। रट्टे मार ली जो बिल्कुल ही सवाल पक्को आवेला, ठीक है ना। महाजनपद की राजधानियां याद कर लेना। इसके अलावा महाजनपद का उल्लेख किसमें है, सबको पता है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा महावत्तु में है, जिसमें 2 जनपद अलग है। ये चीजें आपके नहीं आएगी, ये फर्स्ट ग्रेड लेवल की आ जाती है। महावत्तु में 2 चीजें अलग दे रखी है, इसके अंदर वो इतनी डिटेल आपको नहीं, आपको तो राजधानियां याद कर लेना इसकी, ठीक है। अब चलते हैं साथियों मौर्य और गुप्त की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूं मौर्य की, तो चंद्रगुप्त की पहचान किसने वृषल शब्द का उल्लेख किया है, कहां से इसके उल्लेख मिलते हैं, सेंड्रोकोटस किसने कहा है, एंड्रोकोटस किसने कहा है, ये चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेगी। पहचान इसकी याद कर लेना। बिंदुसार के उपनाम याद कर लेना, बिंदुसार किसके अनुसार सिंहसेन का है, किसके अनुसार भद्रसार का है, ये सारी चीजें इस बिंदुसार के अंदर से आपको यह पूछी जा सकती है, चंद्रगुप्त में से यह पूछी जा सकती है। बाकी गुरु वगैरह तो आपको याद ही है। अशोक का दम, अशोक तो पूरा इंपॉर्टेंट है, एक चीज बता दूं, अशोक पूरा इंपॉर्टेंट है, अशोक का धम्म इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख पूछ लेते हैं, अशोक का कौन सा नाम किसमें से लिया है ये पूछ लेते हैं, अशोक की कौन सी पत्नी का उल्लेख कौन से अभिलेख में हुआ ये पूछ लेते हैं, अशोक के कितने शिलालेख है, कितने स्तंभ लेख है, कितने लघु स्तंभ लेख है, ये सारी चीजें, तो अशोक तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों शब्दावलियां इसके अंदर भी आपको अच्छे से याद करनी है। तीर्थ जो दे रखे हैं, विभाग दे रखे हैं, उनके नाम जैसे कि सन्निधाता, समाहर्ता, ये सारी चीजें जो अलग अलग आपको पूछी जाएगी, पुण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें से शब्दावलियों में से सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। और विभाग ये बता दिया, कर में अग्रहार किससे लिया जाता था, ये सारे अलग अलग तरह के आपके कर दे रखे हैं, हिरण्य क्या होता था, ये सारे जो है, आपातकालीन कर कौन सा है, उद्रक क्या था, ये सारी चीजें जो है कर याद करने हैं। और साहित्य मौर्य में भी याद करने हैं। साहित्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो गुप्त के हैं। तो अगला अपन चलते हैं, साहित्य और अभिलेख इसमें आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। गुप्त के अंदर साथियों सिक्के, सबसे पहली चीज, चंद्रगुप्त के किस तरह के सिक्के थे, समुद्रगुप्त के किस तरीके के सिक्के थे, कुमारगुप्त के किस तरीके थे, और स्कंदगुप्त के किस तरीके के थे, ये पूछे जाएंगे। राजा रानी के सिक्के किसने निकाले थे, राम सीता के अकबर ने निकाले, राजा रानी के चंद्रगुप्त ने निकाल दिए।
पर्यंक प्रकार के किसने निकाले, छत्र प्रकार के किसने निकाले, बैल प्रकार के किसने निकाले, इस तरीके के प्रश्न, यानी कि ये कंठस्थ होने चाहिए। हुणों का आक्रमण और हुणों का नेता, किसके समय हुणों का आक्रमण हुआ और उसके समय में हुणों का नेता कौन था, खुशेनवाज किसके समय था, तोरमान किसके समय था, मीरकुल किसके समय था, ये चीजें पूछी जाती है। शकों को मारकर शकारी की उपाधि किसने धारण की। तो ये मोस्ट चीजें हैं जो आपके रीट लेवल पर पूछी जाती है और एग्जामिनर सीधे प्रश्न बनाते हैं यहां से। समुद्रगुप्त की विजय, अब समुद्रगुप्त के आर्यव्रत पर विजय, 3 राज्यों को जीता, 9 राज्यों को जीता, उनके विरुद्ध उसने कौन सी नीति को काम में लिया, प्रसबोधन किसके खिलाफ ली, परिचारिका नीति किसके खिलाफ ली, ये नीतियां समुद्रगुप्त की विजय। मैंने आपको चंद्रगुप्त की विजय के बारे में नहीं कहा, मैंने आपको समुद्रगुप्त की विजय के बारे में कहा। तो समुद्रगुप्त की विजय बहुत जरूरी है। शब्दावलियां इसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसकी और गुप्त की काफी मिलती जुलती मिल जाएगी। कर के मामले में एक का याद करोगे दूसरे याद हो जाएंगे, कर के मामले में कर लगभग एक तरह के हैं, सब में काफी शब्दावलियां मिल जाएगी। और गुप्तों में क्या याद करना है, शैल चित्र और गुफाएं, गुफाएं बाघ की गुफाओं की खोज किसने की, ये पूछ लेते हैं। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की, ये पूछ लेते हैं। 16वीं गुफा में क्या है, 17वीं गुफा में क्या है, किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, किसके अंदर बौद्ध के जन्म से संबंधित प्रमाण मिलते हैं। तो गुफाएं याद करनी बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साहित्य जो है यहाँ से पूछी जाएगी। साहित्य के अंदर आपको रचना और रचनाकार तो सीधे याद होने चाहिए डायरेक्ट, कौन सी किसकी रचना, नवनीतकम किसकी रचना है, लीलावती किसकी रचना है, ये सारी किसने किस पर टीका लिखी। तो रचना यानी कि साहित्य, अगर पूरे एसएसटी में यदि साहित्य इंपॉर्टेंट बताया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य गुप्त साम्राज्य का ही है। ठीक है, विक्रमादित्य के नवरत्न, नवरत्न में आपको प्रश्न यदि मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, 3 तो उसके नवरत्न देंगे, एक अलग देंगे और उस नई को ही निकालना होगा। ठीक है ना साथियों। गुप्तोत्तर के अंदर अब चलते हैं, गुप्तोत्तर गुप्तोत्तर के अंदर आपको पढ़ना है हर्षवर्धन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके गाइड में बहुत सारे टॉपिक दे रखे होंगे, लेकिन हर्षवर्धन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हर्षवर्धन के अंदर भी जो साहित्य है, बाण भट्ट ने कौन से लिखे, हर्ष ने कौन से लिखे, उस समय के कौन से रचनाकारों ने कौन से साहित्य लिखे, तो वे चीज याद करनी जरूरी है। तो इसके अंदर हर्षवर्धन को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको लेकर चलना है। अब चलते हैं भक्ति और सूफी। भक्ति और सूफी में ऐसा है साथियों, भक्ति के अंदर संतों के दर्शन, दर्शन से मतलब है किसने कौन सा वाद दिया, अद्वैतवाद किसने दिया, द्वैताद्वैतवाद किसने दिया, ये सारी चीजें पूछे जाएगी। भेदा भेद किसने दिया, सनक संप्रदाय किसका है, निपंक संप्रदाय किसका है, निष्कलंक किसका है। तो ये चीज यानी कि ये तो आपको याद होनी चाहिए, अद्वैतवाद किसका है, द्वैतवाद किसका है, भेदाभेद किसका है, द्वैताद्वैत किसका है, ये बिल्कुल कंठस्थ याद करने हैं। इसके अलावा इनकी किताबें, जो संत हुए हैं उनकी किताबें, अणबे वाणी किसकी थी, जैसे कि राजस्थान से संबंधित आ जाता है, अणबे वाणी किसकी थी, सुबोधिनी किसकी थी। तो ये जो इनके ग्रंथ है, जो इनकी किताबें हैं, वे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसके अंदर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, गुरु शिष्य याद हो जाएंगे, कौन किसका गुरु था, कौन किसका शिष्य था, ये गुरु के नाम पूछे जाते हैं और गुरु अच्छे से याद कर लेना। उपनाम, उपनाम पूछे जाते हैं संतों का, निमाई किसका उपनाम था, बचपन का नाम क्या था, ये चीजें होती है। इस तरीके से पढ़ा जाता है इनको। बाकी पूरा सारा मटेरियल दे रखा है, उस पर नजर मार ली, लेकिन याद जो रखना ही रखना है वह ये चीजें होती हैं। आलवार और नयनार, अब 12 कौन से संत थे, आवे 12 नशे 63 बताया भी था मैंने, आलवार वैष्णव 12, नयनार से 63, आवे 12 नशे 63। आलवार कौन से थे, वैष्णव को पूछते थे, नयनार कौन से थे, शैव को पूछते थे। तो ये प्रश्न यहां से भी आपके बनता है और काफी स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं उसके अंदर। सूफी के अंदर बताऊं फिर से वही गुरु शिष्य, गुरु शिष्य याद करने बहुत जरूरी है। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, शेख उस्मान हारूनी, और फिर उनके मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य फिर बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य भी पूछते हैं, इनके गुरु भी पूछते हैं। दारा शिकोह के गुरु कौन थे, कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, ये चीजें पूछी जाती है। शब्दावलियां इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। शब्दावलियां जैसे कि वली किसे कहा जाता है, पीर किसे कहा जाता है, खानका किसे कहा जाता है, मकतूबात किसे कहा जाता है, मलफूजात किसे कहा जाता है, चिल्ला क्या है, चिल्ला है, माकूश क्या है, ये सारी चीजें शब्दावलियां सूफी से संबंधित है और ये पूछा जाएगा आपको, शब्दावलियों से प्रश्न आते हैं। और संतों में, सूफी संतों में यदि मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताऊं आपको तो वे है आपके निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, और इसके अलावा नक्शबंदी संप्रदाय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी तो कौन से, जैसे सुहरावर्दी के संस्थापक कौन थे, ये पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे सीधी। अब आ जाते हैं सीधे मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध के अंदर ज्यादातर अकबर से जिसके संबंध रहे हैं वे आपको याद रखने हैं। इसमें से राय सिंह, मान सिंह, प्रताप आदि जिसके जिसके अकबर के समय संबंध अच्छे थे
और अकबर के समकालीन जो थे वे याद करने बहुत जरूरी है मुगल राजपूत संबंध के अंदर। 1857 की क्रांति की तरफ आते हैं साथियों। 1857 की क्रांति में क्या पूछा जाता है, ऊपर ऊपर के प्रश्न तो पूछते हैं, कौन से प्रतीक चिन्ह थे उस समय में, कौन वायसराय, ये गवर्नर जनरल कौन था, और कौन सा शासक कहाँ था, तो ये पूछे जाते हैं। जो आपको रीट में भारत के संबंध में पूछा जा सकता है वह ये है, स्थान का नाम देंगे और पूछेंगे यहाँ पर कौन सा क्रांतिकारी था, या फिर इसके सामने कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, झांसी की रानी के सामने कौन था, ह्यूरोज था कि दूसरा था कि, ये पूछी जाएगी चीजें, ठीक है। कैंपबेल कहाँ था, रेनॉल्ड कहाँ था, ये चीजें पूछी जाती। तो क्रांतिकारी और सामने जो अंग्रेज अधिकारी है वे बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा आपको विभिन्न दृष्टिकोण, दृष्टिकोण से मतलब है कि 1857 की क्रांति को किसने क्या स्वरूप दिया, किसने धार्मिक युद्ध की, धर्म के विरुद्ध बर्बरता का विद्रोह कह दिया, या किसने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम का, ये चीजें आपको पूछी जाएगी। और ये विभिन्न मतानुसार पूछी जाएगी, उन लोगों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। प्रथम विद्रोह और क्रांतिकारी। प्रथम विद्रोह से मतलब है पहली घटना कहाँ हुई, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया, उसे फांसी कब दी गई, और उसके समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे, कौन सी बटालियन का वो सैनिक था, ये चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है। क्रांति के अंदर यदि ये चीज याद करते हो तो काफी आपके प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। पुनर्जागरण के अंदर साथियों राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये तीन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर आते हैं। फिर एनी बिसेंट को यदि आप पढ़ेंगे तो एनी बिसेंट का उपनाम और एनी बिसेंट की किताबें जरूर याद कर लेना। ब्लावेत्स्की के समय इन्होंने ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें से आपको जो मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं वे मतलब वहां पे आप कहीं भी चूक नहीं कर सकते, वे पढ़नी बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, अब राष्ट्रीय आंदोलन देखोगे तो बहुत बड़ा है राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर आपको क्या पढ़ना है साथियों, गांधी और गांधी जी के आसपास होने वाली घटनाएं, यानी कि गांधी युग है ना, तो गांधी युग और गांधी जी से शुरू करते हुए, गांधी जी को शुरू करते हुए आप स्वतंत्रता तक पहुंचेंगे तो उसके आसपास की घटनाएं सारी कवर हो जाएगी, और उनके आसपास की घटनाओं से ही प्रश्न बनते हैं। मोस्ट ऑफ प्रश्न गांधी जी से ही बनने की संभावनाएं रहती है। किसने कौन सी उपाधि दी गांधी जी को, ये जरूर याद कर लेना। बाज मरा रासू एक ट्रिक भी है, बापू की उपाधि किसने दी, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, बाज यानी कि बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, मरा यानी कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, बाज मरा रासू राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने कौन पर दी थी। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। अब चलते हैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको दो पार्ट में बांटा है। आज तो पहला पार्ट बता रहा हूँ, कल राजस्थान बताऊंगा आपको, राजस्थान में कौन से टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो राजनीति विज्ञान की दो यूनिट है। राजनीति विज्ञान के अंदर यदि आपको याद नहीं होता है तो आपको जो याद करना ही है वह संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कौन से सदस्य कहाँ से आए थे, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कौन सी योजनाएं बनी, कौन सी पहले या लागू हुई, कौन सा प्रारूप था, किसने इसके बारे में क्या कहा, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। यानी कि संविधान का निर्माण प्रक्रिया जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़नी ही पड़ेगी। इसको जो छोड़ देंगे उनके लिए पेपर भी छूट जाएगा, समझ लेना। मूल अधिकार, मूल अधिकार में आपको सीधा ही अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि ये चीज किस अनुच्छेद में, स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर है, ये चीजें मूल अधिकार में सीधी पूछी जाएगी। अन्य देशों से लिए गए प्रावधान, यानी कि मूल अधिकार कहाँ से लिया, अमेरिका से क्या क्या लिए गए। एक ट्रिक इसमें बहुत सारी है। नई आदिमूली राम को रावपरा यानी राष्ट्र उपराष्ट्रपति के पद, नई आदिमूली यानी कि अब आपको मैं पॉलिटिकल की एक बार ट्रिक बता दूंगा। ये सारी जो जहाँ से लिए गए है ना, रूम उकड़ा मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, इस तरीके से आयरलैंड से लिए गए आनी रानी रास के 12 आदमी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, रानी यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, रास के 12 आदमी यानी राज्यसभा के 12 जो मनोनीत व्यक्ति है वे आयरलैंड से लिए गए। तो इसमें से बाहर प्रश्न कैसे जाएगा फिर। तो ये जो लिए गए जो प्रावधान है ना, कहाँ से कौन से देश से क्या लिया गया है, वे मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा, आपको लिखवा दूंगा ये ट्रिक। इसके बाद में इसमें से सवाल आपके गलत नहीं होगा। अब इसमें मैंने एक नोट करके लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए 1 से 200 तक, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए 1 से लगाकर 200 तक अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे। भले उसके लिए एक दिन पूरा आपका लग जाए, लेकिन रट्टो मारनो ही पड़ से। जब अनुच्छेद को रट्टो नहीं मारो ला नहीं तो आप पॉलिटिकल साइंस अधूरी है, और अनुच्छेद को रट्टो मार लियो पॉलिटिकल साइंस 50% कवर होगी, समझ जाओ। यानी कि 50% पॉलिटिकल, आपने 200 तक अनुच्छेद याद कर लिया, आपको 50% पॉलिटिकल साइंस याद हो गई। मुख्य संविधान संशोधन जैसे 42वां 44वां कौन से किससे, इससे ये मुख्य जो संविधान संशोधन है
ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। 1 से 200 तक अनुच्छेद, तो सबसे पहले पॉलिटिकल में यही चीज पढ़नी है आपको। जिला प्रशासन व न्याय से सवाल कम आते हैं, इसलिए मैंने स्पेशल लाइन लिखी है, जिला प्रशासन व न्याय से सवाल कम है। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना है लेकिन कम आते हैं सवाल। अब बाकी के कार्य में जैसे अवधि है राष्ट्रपति की पूछी जाती है, शासन, राष्ट्रपति शासन, कार्यकाल में बदलाव, कार्य अवधि कौन सी किसकी है, किसकी 565 है, किसकी 665 है, किसकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ये सारी चीजें, तो ये अवधियां जरूर आपको याद करनी है। भूगोल के अंदर चलते हैं साथियों, भूगोल में टॉपिक कटेंगे। भूगोल में कटेंगे कैसे कि एक तो अक्षांश देशांतर नया जुड़ा है, तो अक्षांश देशांतर अच्छे से पढ़ना। अक्षांश देशांतर के अंदर भी इसमें से ग्रीनविच रेखा कहां से निकलती है, और आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि, मानक तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है, कौन से टाइम जोन, किस देश में कितने टाइम जोन है, ये चीजें याद जरूर कर लेना। सर्वाधिक टाइम जोन किसके अंदर है, ये चीजें भारत के अंदर से भारतीय मानक समय रेखा कहां से निकलती है, कितने राज्यों से निकलती है, ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको। फिर वायुदाब व पवने, वायुदाब और पवनों का जो टॉपिक है साथियों, मैं आपको करवाऊंगा जैसे ही मेरा टाइम सेट होता है, मैं आपको करवाऊंगा बहुत अच्छे से। उस क्लास को आप देख लोगे, आपके दिशा वगैरह बिल्कुल पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी ट्रिक से बता दूंगा, आपको ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो वायुदाब और पवनों के अंदर साथियों, स्थानीय पवनों के नाम, चिनुक हवा कहाँ की है, कौन कहाँ की है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। तो स्थानीय पवनें, कौन सी पवन कहाँ बहती है, ये याद करना बहुत जरूरी है। गर्म व ठंडी पवनों के अंदर भी अंतर आपको करना बहुत जरूरी है। यदि धाराएं पढ़ते तो गर्म और ठंडी धाराओं में अंतर बहुत जरूरी है। धाराओं की भी यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको ट्रिक दे दूंगा। इन सब में जितने टॉपिक बताए आपको मैंने, सब की लगभग ट्रिक बनी हुई, मतलब तैयार है। पर समय थोड़ा सा क्या है कि मेरे यदि एग्जाम नहीं आए होते और मैं भी बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होता था, यानी कि दिन की 4-4 क्लास दे देता आपको, बिल्कुल ही मुझे इसमें कोई मतलब वो आलस नहीं है ऐसा कि मैं क्लास नहीं दे पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मैं भी फंसा हुआ हूँ, इसलिए कोशिश तो करता हूँ। अब जैसे आज का वीडियो है, अब ये वीडियो एक अपलोड करना है, जैसे एक अपलोड करना है तो कम से कम साथियों इसके पीछे जो समय जाता है वो 3 से 4 घंटे का जाता है। शूट करना पड़ता है, इससे पूर्व की तैयारी करनी पड़ती है, इसके बाद में इसे एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेटिस, थंबनेल बनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो सारी चीजें कम से कम, एक आप देखते हैं एक 15 से 20 मिनट का वीडियो भी आपके पास में आता है तो उसके पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है साथियों। तो इस वजह से क्या है कि ये बहुत कम सेट हो पाता है समय, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस कम मिल पा रही है। अब चक्रवात, सूर्य ग्रहण, इनमें से प्रश्न बनते हैं लेकिन कम बनते हैं। सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण और ये पढ़ते हैं तो आप अपसौर, उपसौर, युति, वियुति ये जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, कौन से प्रोटोकॉल कब लागू किए गए, किस में कौन सा निर्णय लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड की रोकथाम के लिए कौन सा है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा है, मॉन्ट्रियल क्योटो, ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आपके बनते हैं, बने हैं और आगे भी बनेंगे। भारत के भूगोल से संबंधित भारत के जो प्रारंभिक 2 टॉपिक हैं मैंने करवा भी रखे हैं चैनल पर, प्रारंभिक 2 टॉपिक, दूसरा टॉपिक शायद नहीं करवाया, पहला तो करवा रखा है। तो प्रारंभिक जो 2 टॉपिक है, एक तो भौगोलिक सीमाएं और एक भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में मैंने पर्वतीय और वो तक करवा दिए हैं लगभग। तो वे चीजें जो है, भारत की सीमाएं और भौतिक प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे भी करके आपको याद करना ही करना है। फिर इसके अलावा नदी घाटी परियोजना के अंदर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंदर साथियों, आपको परियोजना कौन सी किस जगह है वह जरूर याद करनी, कौन सी किस राज्य की है वह इंपॉर्टेंट याद करनी है। अब भले ही आप अंदर से कितनी बिजली कहां से निकल रही है, कौन सी क्या है, वो याद नहीं भी करोगे तो भी एक बार चल जाएगा, लेकिन आपको इतना जरूर याद करना है कि कौन सी कहाँ की, तुलबुल कहाँ की है, भीमा कहाँ की, ये चीजें याद करनी जरूरी है। ठीक है ना। फसलें, फसलों के अंदर क्या याद करना है, क्रॉप के अंदर आपको याद करना है कि कौन से का उत्पादन कहाँ अधिक होता है, गन्ना का उत्पादन कहाँ अधिक होता है, बाजरा कहाँ अधिक है, मक्का कहाँ अधिक है, डायरेक्ट याद करनी है, सीधी सीधी याद करते हुए चलना। उद्योग और खनिज में भी यही है, उद्योग के अंदर और खनिज के अंदर भी, खनिज में भी आपको यही पूछा जाता है, खनिज के अंदर भी यही पूछा जाएगा कि कौन से खनिज की प्रचुरता कहाँ है, कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन है उसका, कौन सी खदान कहाँ है, ये डायरेक्ट प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़े और इनमें से ऊपर ऊपर से प्रश्न बनाए जाते हैं। परिवहन पूरा याद करना पड़ेगा, परिवहन तो पूरा याद करना पड़ेगा। बाकी भारत के भूगोल में आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, मैंने उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक्स बता दिए और उसमें भी बता दिया कि कौन से टॉपिक्स के अंदर क्या क्या याद करना है। बीमा और बैंकिंग साथियों नई यूनिट जुड़ी है, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अच्छे से याद कर लें।
कौन सी कितनी कब जुड़ी है ये जरूर याद करें, और अभी अभी में किसके अंदर विलय हुआ है ये याद करके चलें। शिक्षण विधियों के मामले में साथियों ऐसा है, शिक्षण विधियों में एक तो चीज जो याद करें वो शिक्षण विधियों के प्रवर्तक किसने कौन सी शिक्षण विधि दी। सहायक सामग्री वाला टॉपिक बहुत अच्छे से याद करें, श्याम पट वगैरह, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यहां से प्रश्न बनता है, सीधा सीधा बनता है, ठीक है। और अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न देखने हैं साथियों। अभ्यास प्रश्न में क्या होगा, कई बार प्रश्न ऐसे कैसे रिपीट हो जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाकर एग्जामिनर ऐसे कैसे प्रश्न दे देते हैं। तो अभ्यास प्रश्न शिक्षण विधियों में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलाएं, और इसमें कई बार आपको मिलते जुलते प्रश्न ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं। नहीं करते भी देखो वीडियो हो गया लंबा, इसीलिए मैंने इसको आधे सिलेबस का बनाया है। आधे सिलेबस यानी कि राजस्थान स्पेशली कल आपको बताऊंगा किस टॉपिक के अंदर कहां पे वेटेज देना है। कोशिश साथियों मैंने पूरी की है कि इसमें से आपके जो अनुपयोगी टॉपिक्स है उन्हें कम करके उपयोगी टॉपिक्स में से भी क्या उपयोगी है वह बताने की कोशिश की है। फिर भी यही कहना चाहूंगा कि जिसके पास में समय पूरा है और उन्हें तो पूरे पढ़ने ही चाहिए, लेकिन जिसके लिए एसएसटी बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, दूसरे सब्जेक्ट भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको ये सिलेक्टिव चीजें लेकर चलनी चाहिए। ये सिलेक्टिव चीजें भी लेकर चलेंगे तो आप 60 से जो है 40 नंबर के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे। यदि सिलेक्टिव भी पढ़ते हैं 40 नंबर के आसपास तो इसमें से गेन कर ही लेंगे फिर भी। तो कोशिश साथियों पूरी की है, आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। शिक्षण विधियों के नोट्स काफी मुझे भी खुशी हुई कि मुझे मिल गए, काफी 4 साल से नहीं मिल रहे थे, कहीं रख दिए थे और किसी किताब के अंदर डाले हुए थे, और कल कुछ देख रहा था तो अचानक से हाथ में आए, इसीलिए मैंने सूचित किया था आपको। अब उसकी पीडीएफ बना के 1-2 दिन के अंदर ही मैं थोड़ा सा फ्री होते ही, क्योंकि पेज है तो उनकी व्यवस्थित पीडीएफ बनानी पड़ेगी, नहीं तो यदि आप प्रिंट निकालना भी चाहोगे तो निकाल नहीं पाओगे, डायरेक्ट फोटो खींच के डालूंगा तो स्कैनर के माध्यम से व्यवस्थित पीडीएफ बनाकर मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो के माध्यम से भी सूचित कर दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से भी सूचित कर दूंगा, और यूट्यूब कम्युनिटी टैब के माध्यम से भी सूचित कर दूंगा। साथियों सीट निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीट निकालनी है तो निकालनी है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, कल बता दूंगा सिलेबस का, आपका सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा मैं कल। तो मिलते हैं साथियों कल के वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।